Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss newspaper analysis dated 5th of August 2022, and if you are liking this analysis then please like, share and subscribe. I have started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static parts related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you need to visit the Telegram group and the link of the Telegram group is in the description box. Here the first news is CJI NV Ramana names Justice UU Lalit as his successor in note to government. CJI NV Ramana रिटायर हो रहे हैं 26 ऑफ अगस्त को और उन्होंने यहाँ पर अपने सक्सेसर का नेम रिकमेंड कर दिया है जो कि हैं जस्टिस UU ललित। तो जस्टिस UU ललित होंगे 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वेट अंटिल वी डिसाइड ऑन राइवल सेना प्लीज सुप्रीम कोर्ट टू इलेक्शन कमीशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि पहले हम यहाँ पर प्लीज के ऊपर डिसीजन ले लें, उसके बाद ही आप अपना यहाँ पर डिसीजन देना। इलेक्शन कमीशन को ये बात कही गई है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड क्या करना है, तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर एंटी डिफेक्शन के जो प्रोविजंस हैं उनको इंटरप्रेट करना है। तो एंटी डिफेक्शन है 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंटी डिफेक्शन मेंशन है 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। द महाराष्ट्र डेवलपमेंट्स हैव रेज्ड लार्जर क्वेश्चंस ऑन डिसक्वालिफिकेशंस प्रोसीडिंग्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। एकनाथ शिंदे और यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे का फैक्शन है वो दोनों ही फैक्शंस क्लेम कर रहे हैं कि ओरिजिनल शिवसेना वो हैं। तो एकनाथ शिंदे फैक्शंस प्लीज सीकिंग रिकॉग्निशन एज द ओरिजिनल शिवसेना। अब यहाँ पर कौन से लार्जर क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करेगा, तो पहला यहाँ पर बात की गई है वन ऑफ द इश्यूज टू बी डिसाइडेड इज वेदर डिसक्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल इज इनकर्ड ओनली। जब यहाँ पर किसी मेंबर ने अपनी पार्टी की मेंबरशिप को वॉलंटरली छोड़ दिया है या तो उसने अपनी पार्टी के डायरेक्टिव्स के अगेंस्ट जाकर वोट किया तो वो यहाँ पर हो जाता है डिसक्वालीफाई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी पर्टिकुलर मेंबर के अगेंस्ट डिसक्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल कर दी गई है लेकिन वो अभी पेंडिंग है, मतलब इसका मतलब ये है कि अभी तक स्पीकर या चेयरमैन ने डिसीजन नहीं लिया है कि उसको डिसक्वालीफाई किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो क्या उस टाइम पीरियड के दौरान यहाँ पर जो मेंबर है क्या वो हाउस में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है हाउस की प्रोसीडिंग्स में। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये डिसाइड किया जाएगा, कैन अ पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिसक्वालिफिकेशन पिटीशन इज फाइल्ड एंड इज पेंडिंग कंटिन्यू टू एक्ट एज अ मेंबर ऑफ द हाउस एंड पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। Another issue is whether a writ can be filed in the High Court or Supreme Court to invite a decision by the court on disqualification proceedings under the 10th schedule bypassing the speaker. For example, स्पीकर कभी कभार बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है डिसीजन लेने में, तो क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डिसीजन ले सकते हैं कि पर्टिकुलर मेंबर को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए। अभी यहाँ पर जो शिवसेना का केस है वो ये है कि उद्धव ठाकरे के फैक्शन का ये कहना है कि हमें स्पीकर के डिसीजन के ऊपर भरोसा ही नहीं है कि स्पीकर यहाँ पर सही डिसीजन देंगे और स्पीकर यहाँ पर बायस होकर डिसीजन देंगे। तो ऐसे में क्या ये क्वेश्चन आता है कि स्पीकर को बाईपास करके यहाँ पर कोर्ट्स डिसीजन दे सकती हैं, क्या कोर्ट्स यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन के ऊपर डिसाइड कर सकती हैं। Salve said, adding that since the Thackeray faction is saying that the speaker can't be trusted, the court will then in the first instance have to decide whether there is a disqualification. और इसके अलावा इनका ये भी कहना है साल्वे का, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डिसाइड वेदर अ वोट बाय अ मेंबर कंट्रेरी टू द पार्टी डायरेक्टिव कैन बी कंसिडर्ड एन इलीगैलिटी। अब एंटी डिफेक्शन में ये प्रोविजन है कि आप अपने पार्टी के डायरेक्टिव्स के कंट्रेरी जाकर वोट नहीं कर सकते। तो ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर किसी पर्सन की कॉन्शियसनेस है आप उसको यहाँ पर दबाने की कोशिश कर रहे हो। बेसिकली आपने डिसेंट को एक तरीके से कर्व कर दिया गया है। टू दिस द CJI आस्क्ड इफ दैट इज द केस व्हाट इज द सैंक्टिटी ऑफ द विप्स की अगर यहाँ पर विप्स के अगेंस्ट जाकर ही यहाँ पर पार्टी मेंबर को वोट करना है तो विप की वो ज़रूरत क्या है। साल्वे सेड इट ओपन्स यू टू डिस्क्वालिफिकेशन, यू लूज योर सीट, यू गो बैक टू द पीपल। देयर इज़ अ रीज़न कि यहाँ पर मेरे मन में फॉर एग्जांपल जो एक हायर मॉरल अथॉरिटी होती है वो ये होती है कि आपका कॉन्शियस क्या कह रहा है। तो अगर आपको कॉन्शियस नहीं कह रहा है कि आपको उस पर्टिकुलर बिल को सपोर्ट करना चाहिए तो क्या आपको करना चाहिए। यहाँ पर अगर पार्टी ने विप इशू किया है कि आपको इस बिल को सपोर्ट करना चाहिए, तो ये एक लार्जर क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल विप बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ में ही यहाँ पर डायरेक्ट किया जाए कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट वोटिंग हो रही है तो यहाँ पर विप की ज़रूरत है, लेकिन एज सच सारे बिल्स में विप की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। साल्वे सेड द एंटी डिफेक्शन लॉ ऑलवेज हैज़ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बाय प्रिवेंटिंग अनहोलसम डिफेक्शंस। तो यहाँ पर मेंटेन करने की ज़रूरत है बैलेंस की, होलसम डिफेक्शंस भी ना हो और दूसरी बात एंटी डिसेंट लॉ भी ना बन जाए एंटी डिफेक्शन। अ मेंबर में से दिस विप ऑफ माई पार्टी आई एम गोइंग टू ओबे एंड ही मे वोट अगेंस्ट इट एंड मे बी लेटर ऑन द पार्टी इटसेल्फ रियलाइजिंग कि वो पार्टी यहाँ पर रॉन्ग कॉज को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन
उस मेंबर ने उसका पहले यहाँ पर डिसेंट किया क्योंकि उस मेंबर को पहले ही गलत लग रहा था कि हम यहाँ पर गलत कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट डिस्क्वालिफिकेशन, दिस इज हाउ दिस लॉ इज अंडरस्टूड। तो सीजीआई आस्क्ड इफ अ मेंबर कैन टोटली इग्नोर द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड, तो फिर उस पार्टी की टिकट से फिर इलेक्शन लड़ने का मतलब ही क्या है। तो सीजीआई ने ये क्वेश्चन किया। तो बेसिकली ये जो लार्जर क्वेश्चन है इनको डिसाइड किया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेंटर वॉन्ट्स बाघेल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट रूरल हाउसिंग प्लान और वी रिकंसिडर इट। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ है वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर जो स्टेट का शेयर ऑफ फंड है वो यहाँ पर रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने यही कहा है कि हम एड को रिकंसिडर करेंगे, जो कि हम बाकी प्रोजेक्ट्स में देते हैं अगर आपने फंड्स को यहाँ पर रिलीज़ नहीं किया फॉर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। यहाँ पर एनटीए की बात की गई। एनटीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो एनटीए एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। जयशंकर मीट्स ब्लिंकन डिस्कसेस लंका आसियान। तो यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिले हैं यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से कंबोडिया की कैपिटल में। तो यहाँ पर डिस्कशन हुआ म्यांमार के ऊपर कि बर्मा में क्या हो रहा है, कि बर्मा में यहाँ पर मिलिट्री को हो गया, फिर यहाँ पर कुछ लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया गया। फिर म्यांमार की सिचुएशन के बाद श्रीलंका में जो चैलेंजेस हो रखे हैं, श्रीलंका का जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोलैप्स हो गया है। फिर इंडो पैसिफिक सिचुएशन के बारे में डिस्कशन हुआ कि यहाँ पर सारे ही कंट्रीज चाहते हैं कि फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक हो। इंडो पैसिफिक की बात हुई, कॉम्बैटिंग द थ्रेट ऑफ टेररिज्म एंड द डेवलपमेंट्स जो कि यूक्रेन और म्यांमार में देखने को मिले, तो उसके ऊपर ही यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बात और मेंशन थी, जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन इज बाउंड बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 एंड इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968, जिसमें इलेक्शन कमीशन का ये कहना है इफ़ एनी ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी क्लेम कि वो रियल पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो फिर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन दूसरे पक्ष को भी सुनेगा और उसके बाद यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है वो डिसीजन देगा। देन द इलेक्शन कमीशन इज ड्यूटी बाउंड टू गिव नोटिस टू द अदर पीपल हेयर एवरीबडी एंड देन डिसाइड। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर सीज फॉल इन मिलिटेंट अटैक्स बट शिफ्ट इन रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी रिमेन्स अ वरी। तो हमने 2-3 दिन पहले ही डिस्कस किया था कि जम्मू एंड कश्मीर में जो रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी वो कैसे शिफ्ट हुई है, और यहाँ पर फेसलेस मिलिटेंट्स की बात की गई है। फेसलेस मिलिटेंट्स मतलब ये है कि सोशल मीडिया का यूज़ करके यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जाता है और बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ द रिक्रूटमेंट में ही उनको यहाँ पर किसी वॉलेंस में इंक्लूड कर लिया जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर मेन स्ट्रीम सोसाइटी में ना जा सकें। दूसरी बात, फेसलेस मिलिटेंट का ये मतलब है कि वो बेसिकली यहाँ पर काम नहीं है उनके, वो मिलिटेंट्स थे नहीं, बस उनको इंक्लूड कर लिया गया है। उनके अगेंस्ट कोई डेटाबेस नहीं है कि उनका कोई रिकॉर्ड हो कि वो यही काम करते हों। तो यहाँ पर जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं उन बच्चों को यहाँ पर रिक्रूट करने की कोशिश की जा रही है। तो 3 years सिंस द रेवोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस, रिक्रूटमेंट इनटू मिलिटेंट रैंक्स रिमेन अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द सिक्योरिटी अपरेटस, क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया और इंटरनेट बेस्ड प्रोपेगेंडा से रिक्रूटमेंट किया जा रहा है बेसिकली स्कूल ड्रॉप आउट्स के स्टूडेंट्स का। सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल सेड अबाउट हाफ द मिलिटेंट रिक्रूट्स आर अनकैटेगराइज्ड, क्योंकि बेसिकली इनका कोई डेटाबेस नहीं है, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि इससे पहले वो मिलिटेंट थे ही नहीं। अब हम आगे चलते हैं। मिस्टेकन आइडेंटिटी मद्रास हाई कोर्ट सेज टेम्पल इज बुद्धिस्ट श्राइन। तो यहाँ पर एक टेम्पल की बात की गई जिसका नाम है थलाई वेती मुनियापन टेम्पल, जो कि सलेम में है, वेयर अ लोकल डीटी वॉज बीइंग वर्शिप्ड एज पर हिंदू रिचुअल्स। लेकिन अभी पता चला है कि वो यहाँ पर हिंदू टेम्पल नहीं बल्कि वो एक बुद्धिस्ट श्राइन है, आफ्टर द मद्रास हाई कोर्ट रूल इन फेवर ऑफ द प्ली चैलेंजिंग द रिलीजियस स्ट्रक्चर्स ओरिजिन। द स्कल्पचर वॉज मेड ऑफ हार्ड स्टोन, द फिगर वॉज इन अ सीटेड पोजिशन, जो कि है अर्ध पद्मासन ऑन अ लोटस पेडिस्टल, और जो हैंड्स है वो है यहाँ पर ध्यान मुद्रा में, दैट इज मेडिटेशन पोज। द हेड शोज लक्षणस ट्रेड्स ऑफ द बुद्धा सच एज कर्ली हेयर। तो उसके बाद यहाँ पर ये स्टैब्लिश कर दिया गया है कि ये एक बुद्ध श्राइन है, ना कि ये यहाँ पर एक हिंदू टेम्पल है। अब हम आगे चलते हैं। माई सब्सिडी योर रेवड़ी। देर इज़ नो डिनाइंग दैट पार्टीज अक्रॉस द पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिवाइड, वो यहाँ पर फ्री और हेवली सब्सिडाइज्ड गुड्स देने की बात करते हैं इलेक्शन से पहले, क्योंकि उनको यहाँ पर वोटर्स को परसुएट करने की कोशिश करनी होती है। विद नो लेस देन द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली कॉलिंग फॉर एन एंड टू द फ्रीबीज कल्चर। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि फ्रीबीज कल्चर को यहाँ पर ख़त्म करने की ज़रूरत है, और ये जो पॉलिटिकल पॉपुलिज्म चल रहा है वोट बटोरने के लिए, वो करने की ज़रूरत नहीं है। वॉट एवर
दे मे बी कॉल्ड, या तो उनको सब्सिडीज़ कहो या तो उनको फ्रीबीज़ कहो। डिबेट ये है कि ये जो न्यू वेलफेयरिज्म का मॉडल यहाँ पर जो मोदी गवर्नमेंट बात करती है वो कैसे काम करेगा, विच इन्वॉल्व्स पब्लिक प्रोविजन ऑफ प्राइवेट गुड्स अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज सच एज फ्री पावर बाई स्टेट गवर्नमेंट्स। इट कुडंट हैव कम एट अ मोर अपॉर्चुन मूवमेंट। द फिस्कल सिचुएशन जो यहाँ पर सेंटर और स्टेट लेवल की है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुकी है। द डिबेट हाउएवर कॉल्स फॉर द डिसइंटेंगलिंग ऑफ सेवरल इशूज़। अब क्या फ्रीबी और सब्सिडी सेम है या डिफरेंट है? इसके अलावा क्या गुड सब्सिडीज़ भी होती हैं, बेड सब्सिडीज़ भी होती हैं? अगर आप एजुकेशन फ्री में दे रहे हो तो क्या एजुकेशन दी जानी चाहिए, हेल्थ दी जानी चाहिए? आप ये कह सकते हो कि आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ तो होनी चाहिए फ्री। तो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सपोर्ट। इसके अलावा जो स्टेट्स हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, क्योंकि सारे स्टेट्स एक डिफरेंट लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर हैं। तो व्हाट मे बी डीम्ड एज नेसेसरी स्टेट सपोर्ट फॉर द पॉपुलेशन इन वन स्टेट, तो हो सकता है कि दूसरे स्टेट को उसकी ज़रूरत ना हो, क्योंकि हो सकता है कि उस स्टेट की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। एज़ पर अ रिसेंट आरबीआई रिपोर्ट ये पता चला है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉसेज हैं, और लगभग 18 लार्ज स्टेट्स में तो बेल आउट की भी ज़रूरत है फॉर द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। फॉर स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, द सिचुएशन इज पर्टिकुलरली वरीसम। अ बेल आउट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड विल ओनली फर्दर रिस्ट्रिक्ट देयर फिस्कल स्पेस। और फ्रीबीज एक्चुअली फ्रीबीज तो नहीं होती, समवन हैज़ टू पे, तो यहाँ पर टैक्स पेयर के मनी से ही फ्रीबीज दी जा रही हैं। अंडरस्टैंडेबली पॉलिटिकल पार्टीज टेंड टू बी गाइडेड बाई मोर शॉर्ट टर्म मोटिव्स, और वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचती हैं। येट द फ्री प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो यहाँ पर पॉलिटिकल इम्पेरेटिव्स के द्वारा गाइड होती हैं, इसमें फिस्कल चॉइस होती है, क्योंकि अल्टीमेटली आप यहाँ पर बजट का पैसा ही एलोकेट करते हो फॉर द फ्रीबीज। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे हु बेनिफिट्स फ्रॉम डिले। तो यहाँ पर जो सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को विड्रॉ कर लिया है, और सरकार ने ये कहा है कि विंटर सेशन में हम इसको वापस इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ऑथर का ये कहना है कि लीगल वैक्यूम अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट है द फ्लैग कम्स होम, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ब्रीथिंग लाइफ इनटू इट, तो लाइफ क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी कि हमें अपना लाइफ स्टाइल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो इन द मिडस्ट ऑफ ए ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस, और जो इंडिया है, इंडिया को इस बार दिसंबर से G20 प्रेसिडेंसी मिल जाएगी, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज आवर कंट्रीज लीडरशिप एट बोथ एंड्स ऑफ द क्लाइमेट डिबेट। एक्चुअली वी आर वॉकिंग द टॉक ऑन आवर क्लाइमेट कमिटमेंट्स। तो जो बेसिकली हमने कहा है वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने COP26 जो कि ग्लासगो में हुई थी, वहाँ पर पंचामृत का टारगेट दिया था, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट की हमें माइंडफुल और डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन करना, हमें यहाँ पर हाइपर कंज्यूमरिज्म नहीं करना है। देयर इज़ अनइक्विवोकल एविडेंस दैट द अर्थ्स टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है, और ये एस्टिमेट किया गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लोबल इकॉनमी है वो 18% ऑफ द GDP को लूज़ कर सकती है, और इंडिया को $6 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है बाई 2050 अगर कोई क्लाइमेट एक्शन नहीं लिया गया। इन इंडिया अलोन मोर देन 50% ऑफ आर लार्जली रूरल वर्कफोर्स विल बी नेगेटिवली इफेक्टेड बाई क्लाइमेट चेंज, और फूड और वाटर सिक्योरिटी भी यहाँ पर थ्रेटन हो जाएंगी अगर क्लाइमेट चेंज इसी पेस से होता रहा। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, अगर 8 बिलियन लोगों में से 1 बिलियन लोग भी ईको फ्रेंडली बिहेवियर्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो जो ग्लोबल कार्बन एमिशन है वो 20% से कम हो जाएंगे। तो सच इको सिस्टम फ्रेंडली बिहेवियर्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, जब एसीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है तब आप एसीज़ को बंद कर सकते हो। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप यहाँ पर वॉक कर सकते हो, या आप यहाँ पर बाइसिकल का यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हो। Avoiding food wastage can reduce an individual's carbon footprint by 370 किलोग्राम पर ईयर। इसके अलावा अगर आप साल में सिर्फ एक ट्रिप भी कम लेते हो, देन इट कैन रिड्यूस पर कैपिटा कार्बन एमिशंस बाई 700 to 2800 किलोग्राम। तो इंडिविजुअल बिहेवियर भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट चेंज ला सकता है क्लाइमेट क्राइसिस को कम करने में। इसीलिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। तो लाइफ वॉज लॉन्च्ड ऑन June 5, 2022 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी विद अ विजन ऑफ हार्नेसिंग द पावर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड। बेसिकली आप यहाँ पर रीयूजेबल क्लॉथ बैग लेकर जा सकते हो इंस्टेड ऑफ ए प्लास्टिक बैग, या तो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए आप यहाँ पर वॉक कर सकते हो। इसके अलावा जब इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की ज़रूरत नहीं, यू कैन टर्न ऑफ दोज अप्लाइंसेस। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर डेनमार्क प्रमोट करता है यूज़ ऑफ बाइसिकल्स बाय लिमिटिंग पार्किंग विद इन द सिटी सेंटर्स, जिसके लिए यहाँ पर जापान में है वॉक टू स्कूल के। यहाँ पर अगर आपको स्कूल जाना है तो आप यहाँ पर वॉक करके ही स्कूल जाओ। अब यहाँ पर लाइफ का मतलब क्या है? कंज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको यहाँ पर हाइपर कंज्यूमरिज्म नहीं करना है, बेसिकली मिनिमल
कंज्यूमर बनना है आपको, जितनी ज़रूरत है उतना ही आप यहाँ पर कंज्यूम करो। तो लाइफ विल डिप्लॉय अ रेंज ऑफ टेस्टेड बिहेवियरल टेक्निक्स, और यहाँ पर सिटीजन्स को नच करने की ज़रूरत है कि आप अपने बिहेवियर में थोड़ा चेंज लाओ और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने लाइफ स्टाइल को मोल्ड करने की कोशिश करो। सेकंड, प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबली। तो अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो लोग ज़्यादा कंज्यूम भी करेंगे, तो यहाँ पर जो कंपनीज है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रिस्पॉन्सिबली प्रोड्यूस करें। लिव रिस्पॉन्सिबली। कोविड पैंडेमिक ने हमें ये बता दिया कि हम कितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो जाएं, अल्टीमेटली वी आर एट द मर्सी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। तो हमें नेचुरल वर्ल्ड को लेकर चलने की ज़रूरत है, हमें उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। India will assume the presidency of the G20, a group that covers 60% of the global population, 80% of the global GDP and 75% of the global exports. तो बेसिकली हम एक पोल पोजीशन में है और हम क्लाइमेट क्राइसिस को एक डेवलपमेंट मॉडल के रूप में शेप कर सकते हैं। तो दिस पुट्स अस इन अ पोल पोजीशन टू शेप द ग्लोबल डेवलपमेंट मॉडल। तो बेसिकली यहाँ पर यही बताया गया है। अब हम आगे चलते हैं। फ्यूरियस चाइना फायर्स मिसाइल्स इनटू वाटर्स ऑफ ताइवान कोस्ट, सम लैंड नियर जापान। तो नैन्सी पेलोसी की विजिट हुई थी ताइवान में, जिसके बाद यहाँ पर चाइना ने मिसाइल्स को फायर करना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो कुछ मिसाइल्स थे वो जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में चले गए। उसके बाद जापान ने यहाँ पर प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ गए। तो उसके बाद चाइना ने ये नहीं जापान से सॉरी बोल दिया। चाइना का ये कहना है कि आपके और हमारी तो मैरीटाइम बाउंड्रीज़ का कभी डिलिमिटेशन हुआ ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो चाइना कंडक्टेड प्रेसिजन मिसाइल स्ट्राइक्स थर्सडे इन द ताइवान स्ट्रेट एंड इन द वाटर्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ताइवान एज पार्ट ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेज। फिर यहाँ पर कुछ जो मिसाइल थी वो चली गई जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, और यहाँ पर जापान का ये कहना था दीज आर अ सीरियस थ्रेट्स टू जापान नेशनल सिक्योरिटी एंड द सेफ्टी ऑफ द जापानीज पीपल। चाइना डिस्ट्रॉयड द स्टेटस को एंड वॉयलेटेड आवर सॉवरेनिटी विद इट्स इररिस्पॉन्सिबल एक्शन। तो ये यहाँ पर ताइवानीज प्रेसिडेंट का कहना है। जापान सेज 5 मिसाइल्स बाई चाइना हैव लैंडेड इन इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 40 फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम ताइवान कैंसिल्ड। यहाँ पर जो रशिया है उसने बीजिंग को सपोर्ट किया है। China scolds G7 foreign ministers for telling Beijing not to use Pelosi visit as pretext for aggressive military activity। और चाइना की यहाँ पर जापान के साथ बाईलेटरल मीटिंग होने वाली थी, जो कि यहाँ पर चाइना ने कैंसिल कर दी। पेलोसी वॉज सपोर्ट टू डी न्यूक्लियराइज नॉर्थ कोरिया। तो यहाँ पर यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स स्पीकर नैन्सी पेलोसी वो अपने साउथ कोरियन काउंटर पार्ट से मिलती हैं, और उनका ये कहना है कि वो सपोर्ट करती हैं साउथ कोरिया को कि नॉर्थ कोरिया को डी न्यूक्लियराइज किया जाए। तो पेलोसी वाउज सपोर्ट टू डी न्यूक्लियराइज नॉर्थ कोरिया। तो यहाँ पर यही बात की गई है, वी एग्री टू सपोर्ट द एफर्ट्स ऑफ द टू गवर्नमेंट्स टू अचीव प्रैक्टिकल डी न्यूक्लियराइजेशन एंड पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। यूक्रेन वॉन्स ऑफ न्यू रशियन ऑफेंसिव, स्वीडन फिनलैंड एज क्लोज टू नेटो सीट। तो नेटो में यहाँ पर मेंबरशिप मिलने वाली है स्वीडन को और फिनलैंड को। यूएस सेनेट एंड द इटालियन पार्लियामेंट बोथ अप्रूव्ड ऑन वेंसडे फिनलैंड एंड स्वीडन्स एक्सटेंशन टू द 30 मेंबर नेटो। अंडर नेटो मेंबरशिप यहाँ पर 30 कंट्रीज़ जो हैं 30 कंट्रीज़ रेटिफाई करेंगी, उसके बाद यहाँ पर फिनलैंड और स्वीडन को मेंबरशिप मिल पाएगी। तो अंडर नेटो मेंबरशिप विच मस्ट बी रेटिफाइड बाई ऑल 30 मेंबर स्टेट्स, एंड अटैक ऑन वन मेंबर को ये माना जाएगा कि सारे ही मेंबर्स के अगेंस्ट यहाँ पर अटैक हो चुका है। तो एन अटैक ऑन वन मेंबर इज एन अटैक अगेंस्ट ऑल। तो ये यहाँ पर कंसिडर किया जाता है अंडर द नेटो। यूक्रेन्स फर्स्ट ग्रेन शिपमेंट सिंस वॉर बिगेन, वाई इट मैटर्स। तो यहाँ पर यूक्रेन का पहला ग्रेन शिपमेंट जा चुका है यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट से। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस रशियाज इन्वेजन कि यूक्रेन के ग्रेन का एक्सपोर्ट हो रहा है। हाउ सिग्निफिकेंट अ माइलस्टोन। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। तो यहाँ पर बॉस्फोरस स्ट्रेट की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, डार्डेनस स्ट्रेट की लोकेशन पता होनी चाहिए, सी ऑफ मरमरा का है, एजियन सी का है। तो ये सारी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। हाउ इंपॉर्टेंट इज़ यूक्रेन। तो यूक्रेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट है। इसके अलावा नंबर 4th इन कॉर्न है, नंबर 2nd इन रेपसीड है, और नंबर 1st है इन सनफ्लावर ऑयल। अब यहाँ पर यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल के एक्सपोर्ट्स बंद हो गए थे क्योंकि यहाँ पर वॉर चल रही थी। अब जब सनफ्लावर ऑयल के एक्सपोर्ट्स बंद हो गए थे, जिसकी वजह से जो एडिबल ऑयल के प्राइसेस है वो बहुत ऊपर चले गए थे। तो गिवन दैट मच ऑफ यूक्रेन्स ट्रेड हैपन्स थ्रू द ब्लैक सी, द अनब्लॉकिंग ऑफ दीज रूट्स इज़ अ बिग डील। तो यहाँ पर जब लैंड रूट्स का यूज़ किया जा रहा था उसकी वजह से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जा रही थी, और यहाँ पर जो कॉस्ट थी एडिबल ऑयल की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इंडिया इंपोर्टेड अ टोटल 21.76 लाख टन्स ऑफ सनफ्लावर ऑयल इन 2021, और यहाँ पर यूक्रेन से जब सनफ्लावर ऑयल का एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से एडिबल ऑयल के प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए थे। तो सनफ्लावर ऑयल इज़ इंडियाज़ 4th लार्जेस्ट कंज्यूम वेजिटेबल ऑयल। तो हमें भी इससे बहुत इंपैक्ट पड़ रहा था अगर यूक्रेन के यहाँ पर एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे थे। तो करेंटली जो यूक्रेनियन एक्सपोर्ट्स हो रहे थे वो ओवरलैंड रूट से हो रहे थे, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की में जो पोर्ट्स हैं उनके थ्रू हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही थी। आर देयर एनी अदर कमोडिटीज़ जो कि हम यूक्रेन से लेते हैं। तो यूक्रेन से हम अमोनिया लेते हैं जो कि हम फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ करते हैं।
फॉर इंडिया यूक्रेन्स इंपॉर्टेंस इज एसेंशियली लिमिटेड टू सनफ्लावर ऑयल। नेक्स्ट है डेटा रेगुलेशन, व्हाट नाउ। तो यहाँ पर सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को ले लिया है वापस, और सरकार ने ये कहा है कि विंटर सेशन में हम यहाँ पर नया बिल इंट्रोड्यूस करेंगे। वाई इज़ दिस सिग्निफिकेंट? क्योंकि यहाँ पर जो जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है उसने बहुत सारे सजेशंस दिए थे कि बिल में बहुत कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। एक यहाँ पर प्रोविजन था डेटा लोकलाइजेशन का, जिसकी वजह से बिग टेक कंपनीज ने कहा था कि इसकी वजह से कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। डेटा लोकलाइजेशन का मतलब ये था कि जो कॉपी है डेटा की, उसकी एक कॉपी इंडिया में स्टोर करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा जो क्रिटिकल पर्सनल डेटा है उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। द एक्टिविस्ट हैड क्रिटिसाइज्ड द प्रोविजन दैट अलाउड द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। तो गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज को यहाँ पर एग्जेम्पशन दिया जाता है फ्रॉम ऑल प्रोविजंस ऑफ द बिल, अगर यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अब पुट्टास्वामी जजमेंट 2017 में आया था, जो कि बात करता है राइट टू प्राइवेसी। अब AP Shah committee report on privacy, 5 years since the Puttaswamy judgment right to privacy and 4 years since the Justice BN Shri Krishna committee's report। लेकिन अभी तक हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्ट नहीं है, जिसकी वजह से एक लीगल वैक्यूम क्रिएट हो रखा है। वाई हैज़ द बिल बीन विड्रॉन? तो यहाँ पर बिल को क्यों विड्रॉ कर लिया गया? तो जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का, तो वो यहाँ पर ड्राफ्ट किया था जस्टिस BN श्री कृष्णा ने। द जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी वॉज सेटअप इन 2017 इन द बैकड्रॉप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, और सरकार को ये कहा था कि आप एक डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क बनाओ। उसके बाद यहाँ पर जस्टिस BN श्री कृष्णा पैनल बनाया गया था। फिर यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जो भी था हमने डिस्कस कर लिया है। कल भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन ये भी थी कि जो सोशल मीडिया कंपनीज इंटरमीडियरीज नहीं है उनको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, जो भी कंटेंट उनके यहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर होस्ट होता है। तो इट प्रपोज दैट सोशल मीडिया कंपनीज दैट डू नॉट एक्ट एज इंटरमीडियरी शुड बी ट्रीटेड एज कॉन्टेंट पब्लिशर्स, मेकिंग दम लायबल फॉर द कॉन्टेंट दे होस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स इन इंडियाज पुश फॉर इंक्लूजन इन सप्लाई पार्टनरशिप। तो यहाँ पर US लेड एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की गई है, जो कि क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को इंश्योर करेगी, और चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई की, उसको यहाँ पर कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया, और इंडिया इसमें इंक्लूड होना चाहता है। तो व्हाट इज़ द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप? US एंड 10 पार्टनर्स, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूरोपियन कमीशन। तो इन्होंने मिलकर बनाया है MSP। डिमांड फॉर क्रिटिकल मिनरल्स आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली, क्योंकि क्लीन एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए आपको यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो न्यू ग्रुपिंग फोकस करेगी कोबाल्ट, निकल, लिथियम, इसके अलावा 17 रेयर अर्थ मिनरल्स पे। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है क्रिटिकल मिनरल्स की, वो यहाँ पर कम करनी है। व्हाट आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स? तो 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंक्लूड 15 लेंथेनाइट्स। फिर यहाँ पर कुछ नाम बताए गए हैं कि कौन कौन से यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। तो एक होते हैं लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स, दूसरे होते हैं हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो इंडिया में लाइट तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन हैवी नहीं है, और हैवी जो हैं भी वो बहुत कम क्वान्टिटी में है, तो बेसिकली आप उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। वाई आर दीज मिनरल्स इंपॉर्टेंट? तो इन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है बैटरीज के लिए, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ होती हैं। इसके अलावा सेमी कंडक्टर्स बनाने के लिए, फ्लैट स्क्रीन टीवीज, मॉनिटर्स, इन सब के लिए इन क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत है। व्हाट इज़ इंडियाज़ मेजर कंसर्न एट दिस मोमेंट? तो अगर हमें इस पार्टनरशिप में नहीं इंक्लूड किया गया तो हमारी डिपेंडेंस यहाँ पर चाइना के ऊपर ही रहेगी फॉर दीज क्रिटिकल मिनरल्स। तो फॉर एग्जांपल, जैसे आज हम डिपेंडेंट हैं ऑयल के लिए गल्फ नेशंस पे, तो वैसे ही हमारी डिपेंडेंस हो जाएगी कुछ कंट्रीज़ के ऊपर फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो इफ इंडिया इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लोर एंड प्रोड्यूस दीज मिनरल्स, इट विल हैव टू डिपेंड ऑन अ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना टू पावर इट्स एनर्जी ट्रांजिशन प्लान्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कि हम नहीं चाहते कि हमारी चाइना के ऊपर डिपेंडेंस रहे। इंडस्ट्री वॉचर्स का क्या कहना है कि हमें क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? तो यहाँ पर कॉर्ड के सारी कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया, ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड किया गया, जापान को इंक्लूड किया गया, US में, तो इंडिया को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? तो इंडिया के पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, इंडिया के पास प्रोसेसिंग फैसिलिटी नहीं है, और रिजर्व्स तो इंडिया के पास है ही नहीं। तो इंडस्ट्री वॉचर्स से द रीजन इंडिया वुड नॉट हैव फाउंड अ प्लेस इन द MSP ग्रुपिंग इज बिकॉज द कंट्री डज नॉट ब्रिंग एनी एक्सपर्टीज टू द टेबल। तो ग्रुप में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है, उनके पास रिजर्व्स हैं, टेक्नोलॉजी है। जो जापान है उसके पास यहाँ पर प्रोसेस करने की फैसिलिटी, तो ये सब इंडिया के पास नहीं है, इसीलिए उन्होंने इंडिया को इंक्लूड नहीं किया। आगे हम चलते हैं। इंडिया नीड्स टू रोल बैक स्टिमुलस ग्रेजुअली। तो ये यहाँ पर IMF ने कहा है कि हमने जो भी स्टिमुलस दिया था, फिस्कल स्टिमुलस, तो वो हमें यहाँ पर कम करने की ज़रूरत है, विड्रॉ करने की ज़रूरत है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड थर्सडे सजेस्टेड इंडिया विड्रॉ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी स्टिमुलस ग्रेजुअली, और हमें यहाँ पर एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की ज़रूरत है, अपने शिपमेंट को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, और कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एंटर करने की ज़रूरत है।
These steps, the fund said, should also be accompanied by further liberalization of the investment regime. और उनका ये कहना है कि हमें अपनी इकॉनमी को और ज़्यादा लिबरलाइज करने की ज़रूरत है। और जो RBI इंटरवेंशन करता है तो RBI तभी इंटरवेंशन करे जब बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर क्रिएट हुआ हो, तो ऐसा भी इनका कहना है। तो अमिड अ डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी अगेंस्ट द डॉलर, द फंड सजेस्टेड दैट इंटरवेंशन इन द फॉरेक्स मार्केट बी लिमिटेड टू एड्रेसिंग डिसऑर्डर्स। तो अगर डिसऑर्डरली मार्केट कंडीशन है तब तो यहाँ पर RBI इंटरवीन करे, लेकिन RBI यहाँ पर रेगुलर टाइम में इंटरवीन ना करे। अहेड ऑफ RBI मूव ऑन रेट हाइक, रुपी मार्केट स्टम्बल। तो यहाँ पर रुपी डिप्रिशिएट और ज़्यादा हो गया है 25 पैसे से। तो इसके क्या रीजंस है? तो यहाँ पर कुछ रीजंस है जिसकी वजह से रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है। तो एक नया रीज़न आ गया, वो है US चाइना टेंशंस। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये कि जो US का सेंट्रल बैंक है वो लगातार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं है फॉर द FPIs, और FPIs जो है वो अपना पैसा लेकर बाहर जा रहे हैं इंडिया से। तो दूसरा रीज़न ये है। तो फॉरेक्स ट्रेडर्स सेड द रुपीज़ अंडर परफॉर्मिंग अमंग एशियन करेंसीज अमिड अ रिकॉर्ड हाई ट्रेड डेफिसिट। इसके अलावा जो डॉलर्स हैं वो इन्वेस्टर्स अपने लेकर USA जा रहे हैं। और यहाँ पर तीसरा एक रीज़न US चाइना टेंशंस है। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने रीड किया। तो यहाँ पर नेक्स्ट CJI होंगे जस्टिस यू ललित। फिर यहाँ पर जो ब्रॉडर क्वेश्चंस एंटी डिफेक्शन को लेकर डिसाइड किए जाएंगे। एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन से डील करता है। ब्रॉडर क्वेश्चंस क्या है वो सब हमने डिस्कस कर लिया। फिर अब हम आगे चलते हैं। जयशंकर मीट्स ब्लिंकन, डिस्कसेस लंका एंड आसियान, जो कि हमने म्यांमार के ऊपर डिस्कशन हुआ, यूक्रेन के ऊपर डिस्कशन हुआ, इंडो पैसिफिक को फ्री और ओपन बनाना है। फिर यहाँ पर ये बात की गई फेसलेस मिलिटेंट हमें देखने को मिले जम्मू एंड कश्मीर में, जिनका कोई डेटाबेस नहीं है। बेसिकली इससे पहले वो मिलिटेंट्स का काम नहीं करते थे। तो स्कूल ड्रॉपआउट्स, बहुत अंडर एज के बच्चों को यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है मिलिटेंट एक्टिविटीज़ के लिए। मिस्टेकन आइडेंटिटी ये हमने डिस्कस कर लिया। माई सब्सिडी योर रेवड़ी, तो यहाँ पर ये बताया गया कि कुछ तो गुड सब्सिडीज़ होती हैं, कुछ बैड सब्सिडीज़ होती हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। आप सच ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते कि आपको कोई सब्सिडीज़ नहीं देनी है। फिर लाइफ क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मोल्ड करना है। फ्यूरियस चाइना फायर्स मिसाइल्स इनटू वाटर्स ऑफ ताइवान कोस्ट सम लैंड नियर जापान। तो यहाँ पर क्या किया चाइना ने यहाँ पर मिसाइल को फायर करना स्टार्ट किया, और जो कि यहाँ पर कुछ जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी चली गई। फिर चाइना ने ये रीज़न दिया कि हमारी और आपकी तो बाउंड्रीज, जो मेरीटाइम बाउंड्रीज है उसका तो डिलिमिटेशन हुआ ही नहीं है। तो ऐसे में आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। जो स्वीडन और फिनलैंड है वो यहाँ पर नेटो ज्वाइन कर रहे हैं, जिसके लिए 2 कंट्रीज़ ने रेटिफिकेशन दे भी दिया है। तो US सेनेट और इटालियन पार्लियामेंट ने रेटिफिकेशन दे दिया है। नेक्स्ट, यूक्रेन का जो पोर्ट है उसका नाम है ओडेसा पोर्ट। तो आपको ओडेसा पोर्ट याद रखना है। बाकी यूक्रेन यहाँ पर सनफ्लावर सप्लायर है। तो यूक्रेन जब सनफ्लावर को नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहा था, जिसकी वजह से एडिबल ऑयल के प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए थे, और इंडिया में भी एडिबल ऑयल के प्राइसेस में इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट, डेटा रेगुलेशन व्हाट नाउ। तो पुट्टास्वामी जजमेंट आता है जो कि ये कहता है कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। उसके बाद सरकार ने जस्टिस BN श्रीकृष्णा कमेटी बनाई, जिसने कि एक डेटा प्रोटेक्शन ड्राफ्ट बिल बनाया था, लेकिन अभी उस बिल को वापस से विड्रॉ कर लिया गया है। तो नया बिल यहाँ पर सरकार लेकर आएगी और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन, तो वो विंटर सेशन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिर यहाँ पर बात की गई है MSP की मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जो कि US लेड है और यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को इंश्योर करेगा, लेकिन इसमें इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया है। और इंडिया इसमें इंक्लूड होना चाहता है क्योंकि इंडिया नहीं चाहता है कि इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहे। नेक्स्ट, यहाँ पर IMF ने हमें ये कहा है कि हमें अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा लिबरलाइज करना चाहिए। RBI तभी इंटरवीन करे जब बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर क्रिएट हो गया हो, और हमें यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में एंटर होना चाहिए। जो स्टिमुलस है वो हमें रोल बैक करना चाहिए। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।